नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल के सीएनए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। यह सीरीज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का 5वां क्रम का सीरीज है, जिसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आज के सीरीज में जो हमारा पहला टॉपिक है वो वित्त आयोग। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम हमारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम सभी जानते हैं कि जो वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में उल्लेखित है। साथ ही में अनुच्छेद 280(1) में राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को अधिसूचित किया गया है। हमारे पेपर में यह पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो है वो नाम क्या है, तो याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया सर, याद रखिएगा। ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक, अभी वर्तमान में अब वित्त आयोग वो भी 16वें क्रम के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। याद रखिएगा जो प्रथम वित्त आयोग जो था, प्रथम वित्त आयोग ये कब बना, तो ये 1951 में बना और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। केसी नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। साथ ही साथ में याद रखिएगा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ये भी तथ्यों को ध्यान रखिएगा। नाम याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया सर, वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, चेयरमैन है। ये 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद 1 अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग जो होगा वो लागू हो जाएगा अगले 5 वर्षों के लिए। ठीक, इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। तो कब रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे? 31 अक्टूबर 2025 को। 1 अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग जो है वो लागू हो जाएगा। क्लियर है? इस बातों को ध्यान रखिएगा। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अभी सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ जो है उसका पूरा नाम जो होता है वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना 1969 पर होती है। सबसे खास बात यह है कि सीआईएसएफ में पहला महिला डीजी जो है महानिदेशक वो है नीना सिंह को जो है वो नियुक्त किया गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीआईएसएफ की प्रथम महिला महानिदेशक कौन होगी? तो नीना सिंह होगी। इस बातों को याद रखिएगा। अब इसके बाद जो सीआरपीएफ है इसको भी हमारे लिए पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अभी सीआरपीएफ के जो डीजी हैं उसे अनीश दयाल सिंह सर को नियुक्त किया गया है, इसको याद रखना है। सीआईएसएफ में अगर पूछेगा प्रथम महिला डीजी पूछा जाए तो नीना सिंह लगाए आंसर, और सीआरपीएफ के डीजी पूछा जाए तो अनीश दयाल सिंह सर है, इसे भी याद रखिएगा। क्लियर है? सीआरपीएफ का पूरा नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल इसका पूरा नाम होता है। तो इस प्रकार से इसको हमको याद रखना है। इसके बाद जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो हम लोग भारतमाला जो परियोजना हम पढ़ते हैं, भारतमाला पहले चरण की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। अब ये भारतमाला परियोजना में अगर हम बात करते हैं तो क्या लक्ष्य रखा गया था? हमको बोला गया था कि 2022 तक लगभग 34,800 किलोमीटर, याद रखिएगा डेटा, 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना करेंगे। और ये जो है घोषणा कब होता है? 2017 में भारतमाला परियोजना जो है उसका प्रथम चरण जो है वो शुरुआत करते हैं। ये 2017 में शुरुआत होगा और लक्ष्य रखा जाता है कि 2022 तक हम लगभग 34,800 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन 2023 के नवंबर की स्थिति में अभी केवल 42% ही काम पूरा हो पाया है, इसीलिए लक्ष्य रखा गया रहता है 2022 तक, और हम देख पा रहे हैं केवल 42% 2023 नवंबर की स्थिति में काम हुआ है, इसलिए इसकी सीमा जो था उसमें बढ़ोतरी कर दिया जाता है।
अब ये जो चरण होगा, पहला चरण, वो 22 में खत्म ना होकर के अब 6 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है और 2027-28 में ये पहला चरण कंप्लीट होगा। तो ध्यान रखिएगा, भारतमाला जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता है। पहला चरण में 2017 में इसको मंजूरी मिलता है। उद्देश्य यह होता है कि 34,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 2022 तक हमको बनाना है, लेकिन 2023 तक इस परियोजना का केवल 42% काम पूरा हुआ है। इसीलिए समय सीमा को बढ़ोतरी करते हैं और 6 साल की बढ़ोतरी होगा जो 2027-28 तक रहेगा। इसलिए अभी पूछा जाए कि बढ़ने के बाद इसका वर्ष निर्धारित कितना है, तो 27-28। इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो आपको ये बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आईएनएस इंफॉल। ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है और हमारे पेपर के लिए भी बहुत उपयोगी होगा, ध्यान से समझिएगा। आईएनएस इंफॉल जो है इसको विशाखापट्टनम में याद रखिएगा 15B, जो 15B के तहत इस प्रोजेक्ट को शामिल किया जाता है। इस 15B में हम 4 जो है वो आईएनएस को शामिल करते हैं। 15B कहां है, किस श्रेणी में है, तो विशाखापट्टनम श्रेणी में आएगा 15B। और इसमें हम बोलते हैं कि 4 जो है वो आईएनएस को हम शामिल करते हैं, जिसमें ये तीसरे नंबर का जो है आईएनएस इंफॉल होगा। पहले से 2 है, एक आईएनएस विशाखापट्टनम और एक जो है वो है आईएनएस मार्मुगाओ। तो याद रखिए 2 नाम हो गया, एक आईएनएस विशाखापट्टनम और एक आईएनएस मार्मुगाओ जो है वो पहले से है। अब आईएनएस इंफॉल को शामिल कर दिया गया 15B में, तो ये आईएनएस जो हो गया वो विशाखापट्टनम श्रेणी का तीसरा जो है वो आईएनएस हो जाएगा और चौथा जो आएगा वो आईएनएस सूरत होगा। आया बात समझ में? क्लियर है? इसलिए ये तीसरा क्रम का हो गया। नाम किसके नाम पे रखा गया, तो ये पहली बार जो है वो मणिपुर का शहर इंफॉल जो है उत्तर पूर्वी राज्य है उनके एक शहर के नाम पर पहली बार इसे रखा गया है। इस बातों को भी ध्यान रखना है। विशेषता क्या है, तो याद ये रखिएगा कि मध्यम दूरी पर जो है वो सरफेस से एयर में मार करेगा, मतलब सतह से वायु में, हवा में मार करने वाली मिसाइल होगी इसमें। साथ ही साथ में याद रखिएगा सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह, याद रखिएगा इसमें भी मार करने वाली ब्रह्मोस्त्र मिसाइल होगी। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा आईएनएस इंफॉल। 15B समझ में आया? जैसे अलग अलग आधार पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिया गया है, तो विशाखापट्टनम में 15B श्रेणी होगा, जिसमें 4 जो है वो आईएनएस होंगे, ये तीसरे क्रम का होगा। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नए साल के प्रारंभ में ही इसरो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है PSLV C58 को लॉन्च किया है, जो हमारे लिए काफी बड़ा बात है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। ISRO इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है कहां से लॉन्च करते हैं, तो याद रखिएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाता है। आइए इसके बारे में अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देते हैं। देखिएगा, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है PSLV C58। PSLV का नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, याद रखिएगा। इसीलिए हिंदी में पोलर को हम बोलते हैं ध्रुवी सैटेलाइट उपग्रह लॉन्चिंग प्रक्षेपण व्हीकल यान। तो ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है इसका पूरा नाम होता है C58 में, को याद रखिएगा। अब ये क्या है, एक्सपोसैट मिशन क्या है, इस बातों पर हम चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या काम करेगा, तो जैसे हम सुनते हैं ब्लैक होल नाम सुनते हैं, साथ ही साथ में हम देखते हैं न्यूट्रॉन तारे का अध्ययन। उसके बाद में हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में ऐसे 50 हम जो ज्यादा चमकने वाले हैं उनके बारे में अध्ययन कर पाएंगे। तो याद रखिएगा ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे का अध्ययन, अंतरिक्ष में 50 सबसे चमकीले स्रोतों का अध्ययन करने के लिए जो है वो एक्सपोसैट मिशन रखा गया है। इसका अनुमानित जो वर्ष अवधि निर्धारित की गई है वो 5 वर्ष तक निर्धारित की गई, इसे भी आप याद रखिएगा।
इसमें दो पेलोड होंगे। एक जो पेलोड होगा इसका नाम पोलिक्स है और दूसरा जो पेलोड है उसका नाम एक्स स्पेक्ट है। पोलिक्स का पूरा नाम जो होता है वो होता है पोलारीमेट्री इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे। याद रखिएगा, पीओएल का मतलब पोलरीमेट्री इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, और एक्स स्पेक्ट का फुल फॉर्म जो होता है वो एक्स का मतलब एक्सरे। बाकी स्पेक्ट में हम देखेंगे तो एसपीईसी का मतलब होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ये दो पेलोड भेजा जा रहा है। इसमें जो मुख्य पेलोड है वो पोलिक्स है। क्या है आपका? पोलिक्स। खास बात यह, जो एक्सपोसैट है मिशन, नासा के द्वारा 2021 में इसे भेजा जा चुका है और इसरो के द्वारा यह पहली बार भेजा गया है। इसीलिए यह देश का जो है वो पहला एक्सपोसैट मिशन होगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा, देश का पहला एक्सपोसैट मिशन जो है यह है पहला। लेकिन नासा ने 2021 में भेज चुके हैं इसको, इसीलिए यह दुनिया का अब तक का दूसरा होगा। ठीक, तो देश का पहला एक्सरे पोलारीमेट्री सैटेलाइट है, एक्सपोसैट है। यह अब तक का दूसरा मिशन है। पहला मिशन 2021 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर है? इस बातों को ध्यान रखना है। अब ये जो है पोलिक्स का काम और एक्स स्पेक्ट का काम क्या है, इसको भी हम समझते हैं। देखिएगा, पोलिक्स जो है ये मुख्य पेलोड होगा। इसका वजन लगभग 129 केजी होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय फील्ड जो है और इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करना चाहेगा। ठीक, इस पोलिक्स को जो बनाने वाले जो संस्था है वो रमन रिसर्च संस्थान बेंगलुरु और यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, दोनों के सहयोग से पोलिक्स बनेगा, दोनों के सहयोग से। लेकिन जो एक्स स्पेक्ट है वो केवल यूआर राव सैटेलाइट सेंटर से ही बनेगा, निर्मित होता है। और ये क्या काम करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा एवं एक्स-रे के बारे में बताएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के बारे में और साथ ही साथ में एक्स-रे के बारे में बताने का काम कौन करेगा? एक्स स्पेक्ट। एक्स स्पेक्ट का पूरा नाम समझ में आया? एक्स का मतलब क्या? एक्स-रे। एसपीईसी का मतलब होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। आया बात समझ में? क्लियर है? याद रहेगा। पीओएल का मतलब क्या है? पोलारीमेट्री इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे। आया बात समझ में? चलिए आइए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कर लेते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, नए वर्ष में करें तैयारी की नई शुरुआत। तो ये क्या है, तो ये याद रखिएगा कि ये ऑफर चल रहे हैं पटेल ट्यूटोरियल के मोबाइल ऐप में, जो कि 1 जनवरी से प्रारंभ है और 10 जनवरी तक ये चलने वाला है। और खास बात ये कि अभी आपको जो है वो फ्लैट 90% का जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। अप टू नहीं है, फ्लैट 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या व्यापम की तैयारी कर रहे हो या मेंस की तैयारी करने वाले हो या पेपर वाइज कोर्स हो, तो इन सभी के लिए जो है वो फ्लैट 90% आपको ऑफ दिया जा रहा है। ये जो कोर्स जो है, ऑफर जो है वो पटेल ट्यूटोरियल के मोबाइल ऐप पर है। तो जितने भी राज्य के विभिन्न अंचल पर तैयारी कर रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा का, तो ऐसे प्रतिभागियों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं। तो ये जो ऑफर है वो पटेल ट्यूटोरियल के मोबाइल ऐप पर है। तो राज्य के विभिन्न अंचल में तैयारी कर रहे हैं सभी प्रतिभागियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। और यदि आप भी अभी तक पटेल ट्यूटोरियल का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के पटेल ट्यूटोरियल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए ये हमारा जो दिया गया हेल्पलाइन नंबर है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमएसपी, कोपरा, या इसी को हम खोपरा भी बोलते हैं। खोपरा जैसे बोलते हैं ना, तो याद रखिएगा कोपरा या खोपरा। ठीक, तो खोपरा के लिए जो एमएसपी है वो 2024-25 के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित कर दी गई है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा।
सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि एक राशि है 11,160 रुपए प्रति क्विंटल के रूप से दिया जाएगा एमएसपी, और एक जो है वो 12,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जाएगा एमएसपी। तो खोपरा को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक होता है मिलिंग खोपरा और दूसरा होता है बाल खोपरा। तो मिलिंग खोपरा जो होता है इससे हम तेल निकालते हैं। तो जो नारियल जो हो गया, नारियल को हम पूरा एकदम बारीक पीस ले और या उससे जो तेल निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे खोपरा जो होंगे वो मिलिंग खोपरा होगा। और इसके लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल के रूप में पिछले एमएसपी से वृद्धि किया गया है, और अभी 2024-25 में जो एमएसपी निर्धारित कर दिया गया है वो 11,160 रुपए प्रति क्विंटल होगा। और साथ ही साथ में बाल खोपरा में पिछले आपका जो एमएसपी था उसमें 250 रुपए की वृद्धि की गई है, और अब ये बाल खोपरा जो होगा उसका 12,000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मिलिंग खोपरा के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल और बाल खोपरा के लिए 250 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। तो ये पिछले एमएसपी में वृद्धि की है, अभी के लिए ये जो है ये राशि निर्धारित की गई है। इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। आया बात समझ में क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। बाल खोपरा जो हो गया वो हम लोग देखते हैं ना कि जो मावा हो गया, आया बात समझ में, ये सब बनाने के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो ये जो महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है इसको याद रखना है। तो ये है अयोध्या में, इसलिए इस एयरपोर्ट का पूरा नाम अयोध्या धाम या महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहा जाएगा। खास बात यह कि इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। वास्तुकला जो है वो राम मंदिर के आधार पर इसका वास्तुकला पर रखा गया है। विशेष बात यह कि जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं इनका उपनाम आदि कवि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये संस्कृत महाकाव्य रामायण जो है उसके रचनाकार हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से इन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यही पूछा जाएगा महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां है। ठीक है, तो याद रखिएगा अयोध्या में है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम के नाम से इसे जाना जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एनटीपीएस, वन नेशन वन पास। ये क्या चीज है तो इसको भी हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा सुने रहते हैं, तो अब वन नेशन वन पास क्या है ये ध्यान रखिएगा। ये जो है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा संबंधित है। अब होता क्या है तो ध्यान से समझना है। इस एनटीपीएस का जो पूरा नाम है, इस एनटीपीएस का पूरा नाम नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम होता है। मतलब पूरे देश में एक पास लागू कर दिया जाएगा। जैसे हम एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं तो हमें थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि बार बार जांच पड़ताल होता है, क्योंकि सीमा में जो तैनाती देने वाले अधिकारी होते हैं या सुरक्षा कर्मी होते हैं वो जांच पड़ताल करते हैं। तो पूरे के लिए बाधा ना हो करके एक ही जो है वो पास होगा। जैसे वो पास में हम देश में लकड़ी, बांस, अन्य लघु वनोपज का बिना बाधा के हम आ जा सकते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए वन नेशन वन पास जो है वो किससे संबंधित है तो याद रखिएगा पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय से संबंधित है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। एनटीपीएस का पूरा नाम याद रखिएगा, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम कहा जाता है। पूरे देश के लिए एक पास होगा जिसमें हम आवागमन कर सकते हैं बिना बाधा के। क्लियर है? और ये लकड़ी के लिए हो गया, बांस के लिए हो गया, लघु वनोपज के लिए हो गया, तो इसके लिए रहेगा। तो इस तरीके से इतने तथ्यों को हमको ध्यान रखना था आज के सीरीज में। उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। और साथ ही साथ में आप लोग पटेल ट्यूटोरियल के जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, और पटेल ट्यूटोरियल के जो अदर सोशल साइट है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, ये सभी को भी आप ज्वाइन करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आज का सीरीज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।